Hello everyone, how are you? I hope you all are healthy and safe. Yes students, आज हम आपकी बुक वितान से सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है राजस्थान की रजत बूंदें, जिसको लिखा है अनुपम मिश्र ने। अब इस चैप्टर में जो लेखक है उन्होंने राजस्थान के बारे में बताया कि वहाँ कैसी बारिश होती है, कैसे पानी का प्रबंध किया जाता है। वहाँ उन्होंने बताया है कि एक तो कुएं होते हैं, कुएं से पानी का प्रयोग किया जाता है। एक छोटी छोटी कुइयाँ बनाते हैं वे लोग। कुइयों का जो घेरा होता है वो कम होता है, गहराई थोड़ी सी कम होती है, और वो कैसे बनाई जाती हैं, उनका प्रयोग कैसे होता है, इस बारे में इस पाठ में बताया गया है। साथ ही पानी कई तरह के होते हैं वहाँ से, वो भी बताया गया है कि किस किस प्रकार का पानी किस किस काम आता है। तो पाठ पढ़ते हैं। पसीने में तरबतर चेलवांजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। अब चेलवांजी वे हैं जो कुएं को खोदने का काम करते हैं, उनको चेलवांजी बोला जाता है। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही संकरा है। उखरू बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। अब उखरू है पंजे के बल बैठना, जैसे घुटने मोड़कर बैठते हैं ना पंजों के बल, उसको कहते हैं उखरू बैठना। तो जो चेलवांजी है वो अब खुदाई कर रहा है। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई यहाँ बसोली से की जा रही है। बसोली एक तरह के औजार होता है। कैसा होता है वो? बसोली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का। तो उस चीज से, उस बसोली से वहाँ की खुदाई होती है। ये याद रखना बेटा आपने कि जो कुएं की खुदाई होती है वो चेलवांजी करते हैं और बसोली नामक औजार से करते हैं। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताजी हवा नीचे फिकाती है। अब जो कुएं खोद रहा है चेलवांजी, नीचे जाकर क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, गर्मी होती है, तो जो ऊपर खड़े होते हैं लोग वो मुट्ठी से रेत डालते रहते हैं अंदर, बहुत जोर के साथ फेंकते हैं ताकि हवा भी जाए, ताज़ी हवा, और वो सांस ले सके। और गहराई में जमा दम घोंटू गर्म हवा ऊपर लौटती है, ताज़ी हवा नीचे जाती है, और जो नीचे की गर्मी होती है, गर्म हवा होती है, वो ऊपर वापस आती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी के सिर पर लग सकते हैं। इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए होते हैं। अब जो नीचे रेत फेंकते हैं उसमें रेत में मिट्टी के कण भी हो सकते हैं और कंकर पत्थर कुछ भी हो सकते हैं जो चेलवांजी के सिर पर लग सकते हैं। इसलिए जो चेलवांजी होते हैं अपने सिर पर कांसे, पीतल या किसी अन्य धातु के बर्तन पहनते हैं टोपे की तरह। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने पर चेलवांजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है, मिट्टी उसमें भर दी जाती है और पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे भी चेलवांजी का सिर बचाएगा। अब ये खुदाई हो रही है, देखिए कुएं पे, तो इन्होंने बर्तन डाले होते हैं टोपी की तरह, टोप की तरह पहने होते हैं, और ये बाल्टी भरकर रस्सी के साथ वो ऊपर खींचते हैं। चेलवांजी यानी चेजारो, चेलवांजी भी बोला जाता है, इनको चेजारो भी बोला जाता है। कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग, यह काम चेजा कहलाता है। और जो वो करते हैं काम, उसको कुएं खोदने का काम, उसको कहा जाता है चेजा। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं, कुआं पुल्लिंग है, कुएं स्त्रीलिंग। यह छोटी भी केवल व्यास में है, गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज्यादा होती है। अब सबकी बराबर हो ये जरूरी नहीं है, कुछ की कम होती है, कुछ की ज्यादा होती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है और कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है।
कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, तब भी जब वर्षा ही नहीं होती। यानी कुएं में ना तो सतह पर बहने वाला पानी है ना भूजल है, यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। अब कुएं और कुएं में क्या अंतर है? कुआं जो है वो धरती में जो जल होता है उसको प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन जो कुएं होती है वो वर्षा के जल को अपने अंदर समेटती है। यानी जब वर्षा होती है तब वो समेटती है, और जब नहीं होती तब भी वो उसको समेटती है। तब कैसे समेटती है कि वर्षा होने के बाद वो जब वर्षा होते समय उस कुएं में पानी आ जाता है और तब कुएं का मुंह बंद कर दिया जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती, पर कहीं कहीं मरुभूमि यानी मरुस्थल में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। यह पट्टी जहाँ भी है काफी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चलता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, पर वह प्राय खारा होता है। अब 150-200 हाथ जितनी गहराई तक पानी तो शुरू हो जाता है, लेकिन वो ज्यादातर खारा होता है, इसलिए पीने के काम नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती हैं। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी एक क्षेत्र में एकदम बैठे तो पता नहीं चलता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच में अटक कर नमी की तरह फैलाता है। अभी पट्टी की बड़ी भूमिका होती है कुएं खोजने में। जो ये अनुभवी लोग होते हैं जो पहले से खुदाइयाँ कर रहे हैं, उनको बड़ा पता होता है कि कुएं किस जगह पर खोदनी चाहिए। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी का भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम आती है। रेत के कण बहुत बारीक होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। जैसे मिट्टी आपस में जुड़ जाती है, लेकिन रेत आपस में नहीं जुड़ती। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं, इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं। अब वर्षा होती है तो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, जैसे बन जाता है, उसका दलदल जैसा बन जाता है। लेकिन जब धूप निकलती है तो मिट्टी के कण आपस में चिपक जाते हैं, मिट्टी सूखने लगती है और धरती में, खेत में, आंगन में फिर दरारें पड़ जाती हैं, क्योंकि पहले वो इकट्ठी होती है, सूखने पर वो छोटे छोटे कणों में बदल जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती है और आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है, पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं, पर यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। अब रेत जब जुड़ती ही नहीं है तो अलग होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जैसे मिट्टी जुड़ जाती है पानी के साथ, पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसलिए मरुभूमि में धरती में दरारें नहीं पड़ती। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। अब जैसे मिट्टी सूखती है तो नीचे वाला जल भी सूख जाता है, लेकिन जो रेत होती है, रेत अपनी जगह पर ही रहती है, तो जो नीचे वाला जल होता है वो वैसे का वैसे रहता है। एक तरफ थोड़ी नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है, दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा होता है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुएं बन जाए तो उसका पेट, उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। अब रेत से बूंद रिस कर नीचे जाती है, लेकिन मिट्टी में बूंद रिस कर नीचे नहीं जाती, मिट्टी उसको अपने में ही समा लेती है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया है। अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का एक शास्त्र विकसित किया है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। अब पानी के 3 रूप है वहां पर। पहला रूप है पालर पानी। क्या नाम है? पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी।
यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जा सकता है। धरातल यानी धरती की ऊपरी सतह पर। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। पानी का दूसरा रूप पाताल पानी कहलाता है। यह वही भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है। पालर पानी और पताल पानी के बीच का तीसरा रूप है रेजानी पानी। सबसे ऊपर पालर पानी, सबसे नीचे पाताल पानी, बीच का रूप होता है रेजानी पानी। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पताल में नहीं मिल पाया, यह पानी रेजानी है। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 उंगल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 उंगल रेजो कहेंगे। अब मरुभूमि में जो पानी गिरता है, अगर वो 5 उंगली जितना नीचे समा जाता है तो उस दिन की वर्षा को 5 उंगल रेजो कहेंगे। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पताल पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पताल पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। अब रिश्ता है पानी, जैसे धरातल से रेजानी पानी बनता है, यानी पालर पानी से रेजानी पानी की तरफ जाता है। रेजानी पानी भी रिस कर नीचे जाता है पताल पानी में, तो अपना रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पताली पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। ऑब्वियसली अब नीचे का पानी अगर खारा है तो ऊपर वाला पानी भी जाएगा तो वो भी खारा ही हो जाता है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।